जर्मन राज्य बाडेन-वुर्टेम्बर्ग में एक जर्मन शहर है उल्म। लगभग 850 में स्थापित उल्म एक पूर्व मुक्त शाही शहर के रूप में इतिहास और परंपराओं में समृद्ध है। 14 मार्च 1879 को उल्म शहर में एक बड़े सिर वाले बच्चे का जन्म हुआ, जिसे पूरी दुनिया जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन की तस्वीर आ जाती है, जिसे हम इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। इस वीडियो में आइंस्टाइन के बारे में 20 ऐसी जानकारी बताएंगे जिसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए। एक रात खाने पर उन्होंने यह कहते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी, सूप बहुत गर्म है। जब उनके माता पिता ने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, क्योंकि अब तक सब कुछ सही था। फिर भी वह 9 साल की उम्र तक रुक रुक कर बोलता था। आइंस्टाइन को विज्ञान से प्यार था जब वह केवल 5 वर्ष का था। एक बार उनके पिता ने उनके लिए एक कंपास खरीदा था। कंपास को देखकर आइंस्टाइन सोचने लगे कि इसमें ऐसा क्या है कि यह एक तरफ घूमने लगा, और तभी से उनका विज्ञान के प्रति नया आकर्षण शुरू हो गया। जीनियस होने के बावजूद आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कम थी। एक बार उनके एक साथी ने उनका फोन नंबर मांगा तो वह डायरी ढूंढने लगे। यह देखकर उनके सहयोगी ने पूछा, आपको अपना खुद का फोन नंबर भी नहीं पता? आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, मैं उन चीजों को क्यों याद रखूं जो डायरी में मिल सकती हैं। विश्वविद्यालय में आइंस्टाइन ने दर्शन शास्त्र में एक कोर्स किया। उन्होंने ज़ेनो के विरोधाभासों में से एक का अध्ययन किया और एक नवोदित वैज्ञानिक होने के नाते वे घर गए और सिद्धांत के साथ दीवार पर आधे रास्ते पर चलकर प्रयोग किया। जैसा कि ज़ेनो ने भविष्यवाणी की थी, वह कभी भी दीवार तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने 3 जगहों पर अपनी नाक तोड़ दी। किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पाने में असमर्थ आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न में पेटेंट कार्यालय में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक सुबह फिजिक्स के बारे में दिवास्वप्न देखते हुए उन्होंने अनजाने में स्विस टेलीफोन निर्देशिका के एक नए संस्करण के लिए एक पेटेंट स्वीकार कर लिया, जिसमें लोगों को वर्णानुक्रम में नहीं बल्कि ऊंचाई के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने बाइबल के नए संस्करण के लिए भी पेटेंट प्राप्त किया था। आइंस्टाइन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक अनुसंधान के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका ब्रेन निकाल लिया था और उन्होंने ऐसा आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना किया था। इसी वजह से डॉक्टर हार्वे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर हार्वे ने बताया कि उन्होंने ऐसा केवल रिसर्च के लिए किया है। आइंस्टाइन की अपनी जीभ बाहर निकालने की प्रसिद्ध तस्वीर 1951 को प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उनके जन्मदिन समारोह पर लिया गया था। फोटोशूट के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते थक गए थे आइंस्टाइन। जैसे ही वह कार्यक्रम से बाहर निकले और एक कार की पिछली सीट पर चढ़े पत्रकारों की भीड़ ने उनसे एक तस्वीर के लिए मुस्कुराने को कहा। आइंस्टाइन का कोई मूड नहीं था। वह चिल्लाया, यह काफी है, और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। कम उम्र से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसी भी तरह के राष्ट्रवाद के अगेंस्ट थे और दुनिया का नागरिक होना बेहतर समझा। जब वह 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी और 1901 में स्विस नागरिक बनने तक आधिकारिक तौर पर राज्यविहीन थे। 1933 में एफबीआई ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के यूएस की तीसरी यात्रा से कुछ समय पहले उन पर एक डोजियर रखना शुरू किया।
यह फाइल आइंस्टाइन के शांतिवादी और समाजवादी संगठनों के साथ आजीवन सहयोग पर केंद्रित दस्तावेजों के 1427 पृष्ठों में विकसित थी। जे एडगर हूवर ने एलियन बहिष्करण एक्ट द्वारा आइंस्टाइन को अमेरिका से बाहर रखने की सिफारिश भी की थी, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें खारिज कर दिया था। 1952 में जब आइंस्टाइन को इजराइल का प्रेसिडेंसी का न्योता मिला तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके पास लोगों के साथ व्यवहार करने की स्वाभाविक योग्यता और अनुभव की कमी है। 1943 में आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मेरे सिद्धांत सफल हुए तो जर्मनी मुझे आदर्श जर्मन बताएगा और फ्रांस मुझे वैश्विक नागरिक का दर्जा देगा, लेकिन अगर मैं असफल रहा तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मनी मुझे यहूदी कहेगा। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन के सेक्शन में मिलेवा मारिक एकमात्र महिला छात्र थीं। वह गणित और विज्ञान के बारे में भावुक थी और अपने आप में एक महत्वाकांक्षी भौतिक विज्ञानी थी, लेकिन उसने उन महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया जब उसने आइंस्टाइन से शादी की और अपने बच्चों की मां बन गई। नोबेल पुरस्कार जीतने की आशा करते हुए आइंस्टाइन ने अपनी पहली पत्नी मिलेवा मारिक को अपनी सभी अपेक्षित पुरस्कार राशि की पेशकश की ताकि वह उसे तलाक देने के लिए सहमत हो जाए। यह पुरस्कार $32,250 तक जोड़ा गया, जो उस समय के औसत प्रोफेसर के वार्षिक वेतन से 10 गुना अधिक था। 1914 में आइंस्टाइन और मिलेवा अलग हो गए और 1919 में उनका तलाक हो गया। उस वर्ष आइंस्टाइन ने एल्सा से शादी की। एल्सा अल्बर्ट की मां की बहन की बेटी थी, जो उन्हें पहली चचेरी बहन बनाती थी। जब आइंस्टाइन ने 1919 में अपने चचेरे बहन एल्सा से दोबारा शादी की तो उन्होंने रिलेटिविटी का सही अर्थ खोजा। दुर्भाग्य से एल्सा भौतिकी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने सोचा कि जनरल रिलेटिविटी जर्मन सेना में एक अधिकारी थी। आइंस्टाइन एक मजेदार उदाहरण देकर एल्सा को रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया, यदि मर्लिन मुनरो 1 घंटे के लिए आपकी गोद में बैठेगी तो यह 1 मिनट के समान प्रतीत होगी, लेकिन यदि आप 1 मिनट के लिए स्टोव पर अपना हाथ रखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ घंटा। वह उसे प्रदर्शित करने के लिए रसोई में ले गया और उसने बुद्धिमानी से कहा, पहले तुम। आइंस्टाइन का एक कथित रूसी जासूस के साथ अफेयर था। 1935 में आइंस्टाइन की सौतेली बेटी मार्गोट ने उन्हें मार्गरीटा कोनेंकोवा से मिलवाया और वे प्रेमी बन गए। 1998 में सोथबी ने 1945 और 1946 के बीच आइंस्टाइन से कोनेंकोवा को लिखे 9 प्रेम पत्रों की नीलामी की। एक रूसी जासूस मास्टर द्वारा लिखी गई एक किताब के अनुसार कोनेंकोवा एक रूसी एजेंट थी, हालांकि इतिहासकारों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। क्या आइंस्टाइन के पास एक नाजायज बच्चा था? आइंस्टाइन की भावी पत्नी मिलेवा ने 1902 में सर्बिया में अपने परिवार के साथ रहने के दौरान विवाह से बाहर एक बच्ची को जन्म दिया। बच्चे का नाम लिसेरल रखा गया था और इतिहासकारों का मानना है कि वह या तो शैशवावस्था में ही मर गई थी, शायद स्कारलेट ज्वर से, या उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था। पूरी संभावना है कि आइंस्टाइन ने कभी अपनी बेटी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा। 1987 तक लिसेरल का अस्तित्व व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था, जब आइंस्टाइन के पत्रों का एक संग्रह सार्वजनिक किया गया था। अल्बर्ट का दूसरा बेटा एडवर्ड, जिसे वे प्यार से टेटे कहते थे, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था और अपने अधिकांश वयस्क जीवन के लिए संस्थागत था। एडवर्ड मनोविश्लेषण से मोहित थे और फ्रायड के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि उन्होंने पत्रों में पत्राचार किया,
1933 में अमेरिका में प्रवास के बाद अल्बर्ट ने अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखा। एडवर्ड का 55 वर्ष की आयु में एक मनोरोग क्लिनिक में निधन हो गया। आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु सज्जा पर अपने अंतिम शब्द जर्मन भाषा में कहे थे, लेकिन उस समय उनके बगल में जो व्यक्ति था वह जर्मन नहीं जानता था, इसलिए आइंस्टाइन का वह शब्द आज भी एक रहस्य बना हुआ है।